रेडियो सक्रियता पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले पीछे वाला वीडियो जरूर देखें। रेडियो सक्रियता क्या है? जैसे अगर कोई तत्व या नाभिक किसी प्रक्रिया में अल्फा कण, बीटा कण या गामा किरण उत्सर्जित करती हो, तब उस प्रक्रिया को हम रेडियो सक्रियता कहते हैं और ऐसे तत्व को रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। ध्यान देंगे बात समझेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व के द्वारा अल्फा कण या बीटा कण एवं गामा वैद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको विकिरण भी आप कह सकते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसे रेडियो सक्रियता कहा जाता है। और वे तत्व जो इस गुण का पालन करते हैं उसे हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। देखिए, वो तत्व जो अल्फा कण या बीटा कण उत्पन्न करते हैं, गामा किरण विकिरण उत्पन्न करते हैं, उसे हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम रेडियो सक्रियता कहते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे आप कि अल्फा कण या बीटा कण, ये शब्द का मतलब है क्या? मतलब है कि या तो अल्फा कण किसी रेडियो सक्रिय प्रक्रिया में अल्फा बीटा साथ में नहीं निकल सकता है, या तो अल्फा या तो बीटा, दोनों कभी साथ में एक साथ नहीं निकल सकता है। अब उसके बाद ये कह क्या रहा है? गामा विद्युत चुंबकीय तरंग एवं लिखा है, मतलब इनके साथ गामा आ सकता है, अकेले भी आ सकता है। ध्यान रखिए, तो वो प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व के द्वारा अल्फा कण या बीटा कण एवं गामा विद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण उत्पन्न करते, उसे हम रेडियो सक्रियता कहते हैं। और जो इस गुण का पालन करते हैं तत्व, उसे रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। इसका खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक हेनरी बैक्वेरेल द्वारा 1896 में किया गया। इन्होंने प्रयोग में क्या किया था कि एक सैंपल में, एक प्रारूप में यूरेनियम दिया और इस यूरेनियम को काले कागज में रख दिया। इसके बाद इसके सामने चांदी का पत्र, चांदी का जो पत्र है वो रख दिया और इसके सामने फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया। अब ये रूम को अंधेरा भी कर दिया, जैसे ये कमरा हो, इसलिए ये रखने के बाद कमरा को अंधेरा करके ये सब रखा गया है। रखने के बाद उन्होंने क्या देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ स्पॉट, कुछ धब्बे आ गए।
तो अब कोई कमरा में प्रकाश तो है नहीं। जब ये प्रकाश नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई स्पॉट, फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई स्पॉट आने का मतलब कोई विकिरण या कोई किरण, प्रकाश इस पर जरूर है। तो चांदी का पत्र थोड़ी प्रकाश उत्पन्न करेगा, तो इसका मतलब है कि प्रकाश उत्पन्न करने वाला ये यूरेनियम। तो इसका मतलब है कि यूरेनियम जो है इससे ऐसे होके गया। तो इसका यही जो प्रक्रिया हुई यूरेनियम से, तो इसी यूरेनियम से जो अल्फा कण निकलते हैं आगे हम बताएंगे। तो इसका मतलब यह है कि उस समय अल्फा कण का नाम वैज्ञानिक ने प्रयोग के समय नहीं दिया था। उन्होंने ये कहा कि इससे कुछ विकिरण निकल रही है, उस विकिरण का नाम उन्होंने बैक्वेरल विकिरण दिया। यह अल्फा कण के रूप में निकल रहा है। अब ये बैक्वेरल विकिरण जो है, अब यहां सोचिए आप थोड़ा ध्यान से कि ये चांदी के पत्र को पार कर गया, मतलब इस किरण का, विकिरण का वेधन क्षमता अधिक है। यहां से मालूम चलता है इस प्रयोग से अधिक है। ये फोटोग्राफिक प्लेट पर धब्बे उत्पन्न कर दिए, इसका मतलब है कि यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर सकता है। यही अल्फा कण के बाद में, मतलब, और इसका मतलब है कि ये अल्फा कण उत्पन्न किया, ये रेडियो सक्रिय तत्व है। तो वो तत्व जो अल्फा, बीटा और गामा उत्पन्न कर सकते हैं उन्हें रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। और इस प्रक्रिया के बारे में कहें तो उसे हम रेडियो सक्रियता कहते हैं। अब इसके बारे में, इसकी खोज किसने की? तो हेनरी बैक्वेरेल ने 1896 में। और ये यूरेनियम को काला कागज में, अब ये सोचिए कि काला कागज को भी पार कर गया और चांदी के पत्र को भी पार कर गया, इसका मतलब इसका वेधन क्षमता अधिक। यहाँ इस प्रयोग से मालूम चला। तो ये मेन प्रयोग क्या हुआ? पर मेन प्रयोग हुआ ये कि यहाँ से पता ये चलता है कि ये यूरेनियम से कुछ निकल रहा है, कुछ निकल रहा है। और ये कुछ निकलने का कारण जो है, जो कुछ निकल रहा है, उत्पन्न जो हो रहा है, वो रेडियो सक्रियता का प्रकार है। इसी को रेडियो सक्रियता कहा गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या इसके कारण है। धीरे धीरे हम लोग आज ग्राफीय विधि तक समझेंगे, थोड़ा ढंग से सुनेंगे। जैसे सबसे पहले, अभी तक हमें 1000 से अधिक नाभिक ज्ञात है। अब सुनिए, 1000 से अधिक नाभिक ज्ञात है। अरे हम परमाणु का नाम, तत्व का नाम नहीं ले रहे हैं। 1000 से अधिक नाभिक कहने का मतलब नाभिक की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1H1, 1H2, 1H3 समस्थानिक है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन में ही आपको 3 नाभिक मिल गए। तो इसी तरह समस्थानिकों का आइसोटोप्स को लेके आपको 1000 से अधिक नाभिक आपको मालूम है। 1000 से अधिक नाभिक हैं अस्तित्व में, परंतु इस 1000 से अधिक नाभिक में लगभग 270 नाभिक अस्थायी है, अन्य सभी नाभिक अस्थायी है। मतलब 270 वो केवल नाभिक जो है वो अस्थायी है, और 270 छोड़ के बाकी सब जो है वो अस्थायी। किसी किसी किताब में 260 और 280 भी लिखा रहता है, 270 के जगह पर कोई दिक्कत नहीं है, लगभग की बात है। तो अन्य सभी नाभिक जो है अस्थायी। तो अब कोई भी चीज चाहता क्या है? कोई अस्थायी क्या चाहता है? अस्थायी चाहता है कि हम अस्थायी हो जाए। तो यही अस्थायी नाभिक अल्फा, बीटा, गामा उत्सर्जित करके अस्थायी होने की प्रवृत्ति उत्पन्न करती हैं या अस्थायी होने की कोशिश करती हैं। अतः यह अस्थायी नाभिक
अल्फा, बीटा एवं गामा उत्पन्न कर अस्थायी होने की कोशिश करती हैं। और इस उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम रेडियो सक्रियता कहते हैं। यहां से भी आप रेडियो सक्रियता का परिभाषा दे सकते हैं। अस्थायी से अस्थायी होने की प्रक्रिया अगर अल्फा, बीटा, गामा उत्पन्न करके होती है तो उसे हम रेडियो सक्रियता कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इस प्रक्रिया में जान लीजिए कि नाभिक भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया में नाभिक भाग लेते हैं, इसलिए इसे नाभिकीय प्रक्रिया या अभिक्रिया कहा जाता है। केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं, इसमें नाभिक इस भाग में, आप नाभिक इसमें भाग लेता है, इसलिए नाभिकीय अभिक्रिया इसको कहेंगे। तीसरा पॉइंट, जो अल्फा, बीटा, गामा उत्पन्न होता है रेडियो सक्रिय तत्व से, तो ये अल्फा, बीटा, गामा उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ताप और दाब पर निर्भर नहीं करती। जैसे मान लीजिए अल्फा निकल रहा है, तो जब अल्फा निकल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी अल्फा निकला, हम कहें कि एक अल्फा निकला, हम कहें अब अल्फा संख्या बढ़ा दो, अल्फा की संख्या को और बढ़ा दें, तो आप क्या करेंगे, वहां पे ताप बढ़ा देंगे तो अल्फा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं, ये अल्फा की बात करते हैं, जो अल्फा उत्सर्जित हो रही है, बीटा, गामा ये उत्सर्जित होती है, जो कभी भी ये ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं कि ताप बढ़ा दीजिए अल्फा ज्यादा निकल जाएगा, बीटा ज्यादा निकल जाएगा, नहीं, ये किस पर निर्भर करती है, तो रेडियो सक्रिय परमाणु की संख्या पर निर्भर करती है। ये आगे नियम में पढ़ाएंगे, ध्यान रखिए। रेडियो सक्रिय तत्व से उत्सर्जित अल्फा, बीटा एवं गामा की मात्रा ताप, दाब जैसे अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। इनके उत्सर्जन की मात्रा रेडियो सक्रिय तत्व के संख्या पर निर्भर करती है। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, हम कहें कि अल्फा कण बढ़ा दो, तो आप अल्फा कण बढ़ा दो, आप यूरेनियम और ज्यादा ला के रख दो, अल्फा ज्यादा निकलेगा। ऐसा नहीं कि यूरेनियम में ताप बढ़ा दिए अल्फा ज्यादा निकल जाए, ऐसा नहीं है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे वो कौन से कैसे तत्व हैं जो कि रेडियो सक्रियता उत्पन्न करते हैं और क्यों सभी रेडियो सक्रियता उत्पन्न नहीं करते हैं। इसकी जानकारी हम लोग एक ग्राफ से समझेंगे। थोड़ी बातों को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्यों कुछ तत्व ही रेडियो सक्रियता उत्पन्न करते हैं। उसके लिए एक
प्रायोगिक संदर्भ के द्वारा ग्राफ बना के इसको समझाया गया है। तो ग्राफ में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को व्यक्त करके इसको समझाया गया है। इसका ग्राफ अभी हम लोग बनाएंगे, लेकिन ग्राफ की बात अगर हम करते हैं तो इसमें आखिर है क्या। अभी आपको मालूम चला कि जो तत्व अस्थायी होते हैं वो रेडियो सक्रियता नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट इस ग्राफ के लिए क्या है, वह परमाणु जिसका परमाणु संख्या 20 से कम या 20 से बराबर है वे अस्थायी है। वे अस्थायी है कैसे? क्योंकि उनका न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन का जो अनुपात है वो 1 या लगभग 1 है। तो मतलब जिनके न्यूट्रॉन 20 से कम और 20 के बराबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात जिसके 1 या 1 के बराबर है वे अस्थायी। हम अस्थायी वाला ग्राफ दिखा रहे हैं, और जो अस्थायी है वो रेडियो सक्रियता उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे एक उदाहरण समझ लिया जाए कि कौन कौन अस्थायी है। जैसे 1s2 अस्थायी, क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन संख्या 1 है और न्यूट्रॉन संख्या की बात करें 2 में से 1 या तो 1 है, 1/1 का अनुपात 1 आएगा। हीलियम की बात करें 2He4, प्रोटॉन इसमें 2 है, न्यूट्रॉन जो है 4 में से 2 घटेगा तो 2/2 कट के 1 आएगा। उसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें 8-16, प्रोटॉन संख्या 8 और न्यूट्रॉन संख्या 16 में से 8 गया 8, ये भी कटेगा तो 1 आएगा। ये सब अस्थायी है, इससे अल्फा बीटा गामा नहीं निकलेगा। उसी तरह से आप सोडियम का ले लो, आप 11-23, तो प्रोटॉन इसमें कितना 11 और न्यूट्रॉन कितना 23 में से 11 गया 12, तो न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन 12/11, ये भी लगभग 1 है। न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन का अनुपात लेना है और उसी न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन के अनुपात से ही आप अस्थायित्व बताते हैं। तो ये न्यूट्रॉन, इसमें कहने का मतलब है, अब कैल्शियम ले लो आप 20 और 40, प्रोटॉन इसमें 20 और न्यूट्रॉन कितना बाबू 40 में से 20 गया तो 20 में से 20, ये भी कट के कितना। तो इसका मतलब आपको दिखाई दिया कि ये सब अस्थायी है, और अस्थायी है जिसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, तो 20 तक बराबर है। तो 20 तक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें हम, ये 10 पे 10, 20 पे 20, ये आपको लाइन मिला। इस लाइन को अगर आप बढ़ा लेते हैं तो मेरी बात समझे, इस लाइन पर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा आपको बराबर मिलेगा, बात समझिए। लेकिन यहां तक ही, ये 20 तक ही वही तत्व बराबर है, इसके ऊपर आपको वो तत्व नहीं मिलेंगे। ऐसे तत्व नहीं है जहां न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो, 70 पे 80 पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो, वो तत्व आपको नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि इसके इधर आपको ये ग्राफ नहीं मिलने वाला है। ये ग्राफ आपको इधर नहीं मिलने वाला है। तो कहने का मतलब यहां से ये ग्राफ किधर जाएगा, तो भाई न्यूट्रॉन बढ़ता है तो न्यूट्रॉन बढ़ेगा तो इधर जाएगा ये ग्राफ। तो 20 के लिए बात की क्या कर रहा है, वह परमाणु जिसका परमाणु संख्या 20 से अधिक है, 20 से अधिक है, वे तब अस्थायी होंगे जब न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन का अनुपात 1 से बड़ा हो, लेकिन 1.6 तक। यहां तक तो आपको 1 मिला, इसके ऊपर के लिए कहा कि 1 हो या 1.6 तक जाता,
तभी वो अस्थायी होंगे। तो इस पर तो आपको पता चला कि ये एक है, तो यहां से अब ये ग्राफ जो है ऊपर जाएगा। ये जो है नियत नहीं है, ये सीधा नहीं जाएगा, ऊपर नीचे ग्राफ सीधा नहीं है। तो ये जो हो गया इसको हम कहते हैं अस्थायी शिखर या अस्थायी चोटी। तो हम ये कहें कि ये वो लाइन है जिस लाइन पर आपको अस्थायी तत्व मिलेंगे। ये वो लाइन है जिसके लाइन के ऊपर अस्थायी तत्व आपको मिलेंगे। अब जैसे लेकिन इसके ऊपर और नीचे वो तत्व हैं, ये सब जो तत्व, ये सारे जो तत्व हैं, इन तत्वों को हम अस्थायी नहीं अस्थायी कहेंगे। और यही वो तत्व जो है, ये सब जो तत्व हैं, यही तत्व रेडियो सक्रियता उत्पन्न कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या है इसमें, ध्यान देंगे आप। तो ये यहां पर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर, इस पर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर होगा, ये अस्थायी के लिए है। लेकिन इससे ऊपर वाले जो तत्व है, इसका न्यूट्रॉन बढ़ गया, न्यूट्रॉन बढ़ गया, न्यूट्रॉन बढ़ गया। तो इसमें आपको न्यूट्रॉन अगर बढ़ जाता है ये सब तत्वों का, तो इनको अस्थायी करने के लिए न्यूट्रॉन को कम करना। न्यूट्रॉन को कम करने का मतलब है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अनुपात को कम करना। और जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अनुपात को अगर आप कम कीजिएगा, तो ये धीरे धीरे कम होते होते ये यहां चला आएगा और अस्थायी हो जाएगा। तो ये रेडियो सक्रियता उस समय उत्पन्न नहीं करेगा। ऐसा करने के लिए आप ये देखिए ध्यान से, और ये जैसे यहां पर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन चाहिए उससे इस तत्व की बात करें तो इसमें क्या है, प्रोटॉन बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ गया माने न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात, प्रोटॉन अगर बढ़ गया तो ये घट गया। प्रोटॉन के बढ़ने से प्रोटॉन नीचे है, तो इसका अनुपात का मान कम हो गया। तो इसको सुधारने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रोटॉन को, इसके सुधारने के लिए आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो अनुपात है, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अनुपात को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कैसे बढ़ेगा, तो ये अल्फा, ये जो है प्रोटॉन बढ़ गया है, तो आपको प्रोटॉन को कम करना होगा। नाभिक से प्रोटॉन माने प्लस को कम करना, नाभिक से आपको प्लस बाहर निकालना, प्लस माने अल्फा कण बाहर निकालना। तो बात समझिए थोड़ा ध्यान से। तो ये जो तत्व है, इसके नीचे जो तत्व है, इनके नीचे के तत्व के लिए आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अनुपात को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जब बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते यहां चला जाएगा। ये कैसे बढ़ेगा, तो ये अल्फा कण उत्पन्न करेगा। तो यहाँ के जो तत्व हैं वो अल्फा कण उत्पन्न करते हैं, और ये तत्व जो होते हैं ये बीटा कण उत्पन्न करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो तत्व है, ये ग्राफ, ये जो है, ये आप बात समझेंगे, यहां से यहां तक के तत्व ये इस रेखा के अस्थायी है, और इधर के तत्व जो है इस रेखा के अस्थायी है। तो जो अस्थायी के लिए यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन चाहिए इस पर, इससे इसका न्यूट्रॉन बढ़ गया है। तो न्यूट्रॉन बढ़ गया है, तो इसका जवाब क्या होगा, तो न्यूट्रॉन को कम करेंगे। न्यूट्रॉन कम होगा, कम करना होगा मतलब इस अनुपात को कम करना। तो ये अनुपात को अगर आप कम कीजिएगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे, तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अनुपात को कम कीजिएगा तो यहाँ चला आएगा। और ये कैसे होगा, तो बीटा कण उत्पन्न करने से होगा। अब इधर देखिए, ये जो है यहाँ पे प्रोटॉन का मान बढ़ गया है। इस ग्राफ के नीचे अगर आप आते हैं तो ये तत्व, इनके अस्थायी होने के लिए जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पर, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर है, इससे अगर आप नीचे आते हैं तो नीचे आने का मतलब है कि आपका जो चाहिए या अस्थायी के लिए उससे प्रोटॉन अधिक है। तो आपको प्रोटॉन को ऐसा करना होगा, कम करते करते, प्रोटॉन को कम करते करते न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अनुपात को आपको बढ़ाना होगा। तो कम करते करते तो जिस वक्त यहाँ आ जाएंगे तो ऐसा कब होगा, ऐसा ये अल्फा कण को उत्पन्न करने से होगा। आप अल्फा कण उत्पन्न करेंगे तो ये तत्व जो है ऊपर चलेगा। तो मतलब हम ये कहना चाहते हैं, ये बता रहा है आपको स्थायी शिखर माने इसके जो तत्व हैं आप अस्थायी है, ये अल्फा बीटा कण उत्पन्न नहीं करेंगे। इसके ऊपर नीचे वाले जो है रेडियो सक्रियते हैं, रेडियो सक्रियता उत्पन्न करेंगे, ऊपर वाले बीटा कण उत्पन्न करेंगे और नीचे वाले अल्फा कण। तीसरा एक और पॉइंट इसमें जानने की बात है, अंतिम तत्व
ये जो अंतिम जो अस्थाई वाला तत्व है वो 83 है। अंतिम अस्थाई तत्व वह है जिसका परमाणु संख्या 83 है। मतलब 83 के बाद परमाणु संख्या 84, 85, 86 सभी अस्थाई अस्थाई, मैंने सब रेडियो सक्रियता उत्पन्न कर सकने की क्षमता रखते हैं और उसमें भी उनके प्रयोग पर निर्भर करते हैं। एक और चीज, इस चीज को हम देखें, जैसे मान लीजिए कि आयरन की बात करते हैं, एक उदाहरण इसका लेते हैं, आयरन 2656 हो रहा है, तो इसका परमाणु संख्या प्रोटॉन संख्या कितना है 26 और न्यूट्रॉन संख्या, तो ऊपर में से घटा दी 56 माइनस 26 कितना आएगा 30। तो न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन का अनुपात ले लो आप। और ये आपको हमने पीछे वाले ग्राफ में बताया, पीछे वाले ग्राफ में बताया कि आयरन जो है, आयरन सबसे अच्छा और सबसे अधिक अस्थाई है। तो जरा यहां देखते हैं, न्यूट्रॉन का मान 30 बटा में ये क्या है 26, देखिए तो ये 1 से बड़ा है कि नहीं। तो जब ये 1 से बड़ा है तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो तत्व आपको पता चला, तो इस कंडीशन पे तो आपको ये मालूम चला कि ऐसे ये जो वो तत्व है जो रेडियो सक्रियता उत्पन्न कर सकते हैं, और इसके जो तत्व हैं ये बिल्कुल अस्थाई हैं, ये रेडियो सक्रियता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसके बाद के टॉपिक में हम लोग अल्फा कण बीटा कण के उत्सर्जन हम लोग पढ़ेंगे।